हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 यानी प्रमोशन मिक्स के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। मैं ऑलरेडी कुछ चीजें सी कवर कर चुका हूं और उम्मीद है आप लोगों ने वो भी वीडियो जरूर देख लिए हैं। और हमेशा किसी भी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज ही देखा करो, आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो समझते हैं प्रमोशन मिक्स में कौन कौन सी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करनी है। वो क्या है, एक तो हमें समझना पड़ेगा एडेप्टिंग प्राइस और प्राइस एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एडेप्टिंग प्राइसेस पॉलिसीज आर एज फॉलोज। तो हम जो है ना कुछ कॉमन एडेप्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में वो क्या है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे प्रमोशन मिक्स जो है वो डिपेंड करता है जब हम प्रमोशन डिसीजंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें आज के वीडियो में कवर करने हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला रहने वाला है जो हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट एडेप्टिंग प्राइस एंड प्राइस एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में कि प्राइस किस तरीके से प्रमोशन को या फिर मार्केटिंग को अफेक्ट करता है, क्योंकि प्राइस का अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज को लेके। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो करें एडेप्टिंग प्राइस और प्राइस एडेप्टेशन। तो प्राइस एडेप्टेशन रेफर्स टू अ कंपनीज कैपेसिटी टू मॉडिफाई इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये होता है कि देखो नाम क्या है, प्राइस एडेप्टेशन, कि एक कंपनी किस तरीके से अपने प्राइस को चेंज कर सकती है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, यानी कि कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रेटजीज यहाँ पे फॉलो कर सकती है प्राइस को लेके टू अकोमोडेट वेरियस मार्केट कंडीशंस, ताकि हर एक मार्केट कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। जैसे कि क्लाइंट के डिजायर्स कंप्लीट करने हों एंड एवरेज इनकम लेवल्स देखने हों, तो ये सब चीजें जो है ना वो प्राइस एडेप्टेशन का पार्ट ही होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजनेस के अंदर हमेशा एक सेम सिचुएशंस नहीं होती हैं, कंडीशंस चेंज होती रहती है बिजनेस करने की। और बिजनेस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन है वो हमेशा नई नई स्ट्रेटजीज लगाते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाएं। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्राइस एडेप्टेशन बोलते हैं। अब आगे समझते हैं, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन एंटायर मार्केटिंग प्लान इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। हम सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है मार्केटिंग प्लान को लेके, तो वो क्या होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए। क्योंकि प्राइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिस पे डिमांड डिपेंड करती है। और अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो इकोनॉमी के अंदर और मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं मार्केट शेयर लेके जा सकते हैं अपने पास एक फॉर्म का। और अगर प्राइस कम कर लिया तो लॉस हो जाएगा, यानी कि दोनों चीजों में नुकसान है। अगर प्राइस बाकी कंप्यूटर ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि भाई उस प्रोड्यूसर को अपना मार्केट शेयर खोना पड़े। और अगर प्राइस कम कर दिया तो भाई प्रॉफिट में लॉस हो सकता है। तो वही चीज है यहाँ पे, तो दोनों चीजों में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काफी समझ के लगानी पड़ती है और इसलिए मार्केटिंग प्लान में सबसे बड़ा रोल जो है ना वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का ही होता है। द यूसेज ऑफ स्पेशल प्राइसिंग एंड डिस्काउंट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडेप्टेशन मेथड। तो हम सब जानते हैं जो अलग अलग प्रोड्यूसर है वो स्पेशल प्राइसिंग यूज करते हैं अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कुछ फेस्टिवल्स आए तो वहाँ पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कर दिए, कुछ स्पेशल प्राइसिंग लगा दी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों होती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके, एक गुड्स और एक सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा सेल पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो स्पेशल प्राइसिंग और डिस्काउंट मेथड यूज करते हैं और ये एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो ज़्यादातर हर एक प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं यूज करता आया है। कूपन प्रमोशन, अभी ये भी है, कूपन प्रमोशंस आर अ पॉपुलर मेथड ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट टू प्राइस, कि अब तो कूपन प्रोवाइड होने लग गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत से जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर्स हैं उनको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है प्रोड्यूसर्स के जरिए। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो तो आप लोगों को अब जो है ना डायरेक्ट कैशबैक नहीं मिलता, वाउचर्स मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी एक तरीका होता है सेल्स को प्रमोट करने का, कि आपने कहीं पे यूज किया, कहीं पे पेमेंट करी, ठीक है, कोई भी गुड्स खरीदे तो आपको एक वाउचर मिल गया और अब आपको वाउचर रिडीम करने के लिए कोई एक नया प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, तभी वो वाउचर क्या होगा, रिडीम होगा, वरना वाउचर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है, इस तरीके से भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है।
डिस्काउंट टू प्राइस कॉन्शियस कस्टमर विदाउट गिविंग एवरीवन अ डिस्काउंट। और ये चीज़ इसलिए भी है ताकि हर एक पर्सन को डिस्काउंट ना मिले, उन्हीं को डिस्काउंट मिले जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो ये एक खासकर ये आजकल के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड बन गया है, कूपन डिस्काउंट या फिर वाउचर डिस्काउंट। तो ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कहीं ना कहीं शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो बस, तो ये तो हमारा क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया एडेप्टिंग प्राइस का और प्राइस एडेप्टेशन का, यानी कि इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हो गया। अब कुछ चीज़ समझते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एडेप्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज आर एज फॉलोज। मतलब ये कुछ हमारे क्या है, कॉमन अडेप्टिंग प्राइसिंग पॉलिसीज हैं जो हम फॉलो करते आए हैं। अब इसमें पहला पार्ट किस चीज़ का है, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। अब ज्योग्राफिकल प्राइसिंग क्या है, हम सब जानते हैं कि एरिया के अकॉर्डिंग लोग जो हैं वो अपनी डिमांड को शिफ्ट करते रहते हैं, और जब एरिया पे डिमांड डिपेंड करती है तो प्राइसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो भी एरिया पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। तो ज्योग्राफिकल प्राइसिंग का मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल प्राइस फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना अपना एक भी सिंगल प्राइस जो है ना यूज नहीं करती है। बेस प्राइसेस ऑन लोकेशन, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को चेंज करती रहती है। जैसे आप देखो, जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि अगर आप एक अच्छी लोकेशन को चूज कर रहे हो, एक लैंड लेने के लिए, एक बिल्डिंग लेने के लिए, एक अपार्टमेंट लेने के लिए, आपको उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिफर करते हुए दिख जाएंगे। यानी कि जहां की लोकेशन जितनी अच्छी, वहां का प्राइस उतना ही डायनामिक, उतना ही अच्छा, और जितनी गिरी हुई लोकेशन पे लोगे, ठीक है, उतना बेकार प्राइस मिलेगा आप लोगों को, उतने में जमीन मिल जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग का मतलब ही क्या है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग जब एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स का और अपने सर्विसेज का प्राइस चार्ज करता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। दूसरा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव, है ना, आप लोगों ने हिंदी में वर्ड जरूर सुना होगा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। अब ये बात है डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग का मतलब क्या है। इस प्राइसिंग का मतलब ये है कि अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। जैसे कि बच्चों से अलग प्राइस चार्ज करना, बूढ़े लोगों से अलग प्राइस चार्ज करना, जो बीच के लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल एज ग्रुप है उससे अलग प्राइस चार्ज करना, मेल से अलग प्राइस चार्ज करना, फीमेल से अलग प्राइस चार्ज करना। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। यानी कि अलग अलग एज के ग्रुप के लोगों से या फिर अलग अलग जेंडर के लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। और बात भी ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है जनरली सर्विस के केस में। जैसे कि अगर मान लो आप कोई किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट की सर्विस ले रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पे आपके चार्जेस जो हैं वो डिफर करें। जैसे कभी हम लोग कभी मूवी देखने चले गए या फिर किसी क्लब वगैरह में चले गए, क्लब मतलब स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, ठीक है, वो क्लब नहीं, आप लोगों के दिमाग में क्लब का नाम एक ही क्लब आता है, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा हो, बच्चों के लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट चल रहा हो, और बाकी लोगों से वही नॉमिनल फीस चार्ज की जाती हो। तो इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, यानी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के प्राइस को चार्ज करना। तो चार्ज वेरिंग रेट्स, तो वो चार्ज जो रेट्स में वेरी करते हैं टू कस्टमर्स डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस, उन कस्टमर के लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्पोर्ट्स, जैसे कि स्पोर्ट्स में यूज हो गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एंटरटेनमेंट में यूज हो गया। फैसिलिटीज बाय सेटिंग वेरिंग फीस, क्या आप अलग अलग फीस ले सकते हो सीट के अकॉर्डिंग, इवेंट सीटिंग के अकॉर्डिंग, अलग अलग एज ग्रुप से। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, बंडल प्राइसिंग। अब बंडल प्राइसिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर मान लो एक प्रोड्यूसर ने एक बंडल बना लिया कि अगर आप इस तरह के सारे गुड्स हमारे पास से ही बाय करोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। इसी चीज को बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। अब अगर मान लो एक कंज्यूमर ऐसा है ए, जो सिर्फ किसी एक प्रोड्यूसर से सिर्फ एक ही गुड्स खरीदता है, मतलब एक ही तरह के गुड्स खरीदता है, उसे कोई डिस्काउंट ना मिले। लेकिन अगर मान लो कि एक दूसरा प्रोड्यूसर है बी, वो सारे तरह के गुड्स उसी प्रोड्यूसर से बाय करता है, तो उससे कोई स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए, तो उसी को बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। यानी कि एक स्पेशल, एक कमोडिटी का प्राइस अलग और पूरे बंडल का प्राइस अलग। तो कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय हाउ मेनी गुड्स और सर्विस कंबाइन। तो ये कॉस्ट डिटरमाइन करता है इस बात पे कि कितने गुड्स और कितने सर्विसेज को कंबाइन किया गया है। इफ अ कंज्यूमर यूजेस द सेम प्रोवाइडर, अगर एक कंज्यूमर हर एक चीज के लिए सेम प्रोवाइडर के पास जाता है फॉर लोकल, लॉन्ग डिस्टेंस, मोबाइल, इंटरनेट एंड डिजिटल टेलीविजन सर्विसेज, पे लेस पर सर्विस, तो हो सकता है कि अपने सर्विसेज के लिए कम पे करना पड़े। तो
तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की सेल्स को बढ़ा रहा है और प्रोड्यूसर की रिवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, जिसके चक्कर में आपने देखा भी होगा जनरली जब हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं तो इतनी यूनिट खरीदूंगा, आप बताओ कितने में प्राइस लगाओगे। यानी कि हम कई बार बल्क डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं या फिर बंडल डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बंडल प्राइसिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फोर्थ और आखिरी है प्राइसिंग मेथड में प्रमोशन, अच्छा सॉरी ये तो खत्म हो गया, बंडल प्राइसिंग हो गया। वैसे मैं इस टॉपिक को प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुका हूं जब मैं प्राइसिंग की बात कर रहा था। तो बंडल प्राइसिंग समझा दिया, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग और ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, ये दोनों नए थे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रमोशन डिसीजंस के बारे में। ठीक है, तो आप समझते हैं प्रमोशन डिसीजंस की। तो प्राइसिंग की बात कर ली, अब प्रमोशन किस तरीके से करना है और प्रमोशन डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं वो हम बात करेंगे। क्योंकि हर एक जो प्रोड्यूसर है वो प्रमोट जरूर करता है अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को किसी ना किसी तरीके से, बस वो तरीके थोड़े बहुत डिफर करते हैं। और वो क्यों डिफर करते हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं अब। क्योंकि देखो प्रमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, अगर कोई भी प्रोड्यूसर नया आया है किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसे अपने गुड्स और ज़्यादा प्रमोट करने दो ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसी कोई फर्म भी अभी अभी नई आई है जो सेम सेगमेंट में प्रोडक्ट और सर्विस को जनरेट कर रही है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए भी प्रमोशन डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि बिना प्रमोशन के रिवेन्यू बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपने देखा होगा आपको हर जगह अलग अलग तरह के गुड्स को लेके, अलग अलग तरह की सर्विसेज को लेके एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती हैं। इसे बोलते हैं उस गुड्स का प्रमोशन करना। ऐसा ही नहीं, सिर्फ गुड्स के केस में नहीं है, आप मूवीज को देख लो, किसी भी टीवी शोज को देख लो, उसे लाने से पहले उसे भी प्रमोट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे क्या बने, व्यूअर बने, यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बढ़े। क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके गुड्स जो हैं वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, और जब रिवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज प्रमोशनल एफर्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करते हैं कि अपने प्रमोशनल एफर्ट को मैक्सिमम रखेगी एंड रीच अ लार्जर ऑडियंस, और पहुंचेगी एक लार्जर ऑडियंस तक, यानी कि बहुत सारी ऑडियंस तक। मार्केटर्स क्रिएट अ प्रमोशन मिक्स, तो मार्केटर यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रमोशन मिक्स बनाते हैं, which is a collection of various marketing strategy, जो कलेक्शन होता है बहुत सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। The duty of the marketer is to determine the ideal promotion, जो ड्यूटी होता है ना मार्केटर का, वो काम क्या होता है कि वो आइडियल तरीके से प्रमोशन करेगा, यानी कि अच्छे तरीके से प्रमोशन करेगा, प्रमोशन मिक्स फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांड, किसी भी एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए। इट टेक्स मार्केटिंग एक्सपर्टीज, लेकिन इस काम में मार्केटिंग एक्सपर्टीज भी एक हाई लेवल की चाहिए, एक्सपीरियंस हाई लेवल का चाहिए टू क्रिएट अ प्रमोशन मिक्स, ताकि प्रमोशन मिक्स बढ़िया तरीके से बनाया जा सके और प्रमोशन अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये तो हो गई बेसिक सी बात प्रमोशन डिसीजंस की। अब हम समझते हैं सबसे मेन चीज, मेन एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या आता है, प्रोडक्ट का टाइप। अब प्रोडक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट हो सकता है ब्रांडेड हो ये भी सकता है नॉन ब्रांडेड, ठीक है, ब्रांडेड ना हो ये भी सकता है कि लग्जरी हो ये भी सकता है कि नेसेसरी हो। तो प्रोडक्ट जो है ना, वो प्रोडक्ट के टाइप जो है ना अलग अलग होते हैं। अब प्रोडक्ट के टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रमोशन किया जाता है। जैसे समझ लेते हैं पहले, मान लो दो प्रोडक्ट हैं, एक ब्रांडेड है और एक ब्रांडेड नहीं है। जब बात आएगी ब्रांडेड प्रोडक्ट की तो लोग उसे ऑलरेडी जानते हैं, तो उस केस में एडवर्टीजमेंट जो है ना वो आप टीवी पे चला सकते हो, सोशल मीडिया पे भी चला सकते हो, न्यूज़पेपर में चला सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं प्रमोशन करने के। लेकिन किस केस में, जब जो गुड्स हैं वो कैसे हैं, जो प्रोडक्ट टाइप वो कैसा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट टाइप, यानी कि लोग ऑलरेडी अवेयर हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, बस अब उसकी कोई नई यूनिट आ रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उस कंपनी के जरिए, उस ब्रांड के जरिए, जिसका प्रमोशन करना है, तो वो आराम से टीवी वगैरह पे करवा सकती है। लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट पहली बार किसी सेगमेंट में इंट्रोड्यूस होता है या फिर पहली बार किसी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस होता है, तो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कभी भी एडवर्टीजमेंट टीवी पे नहीं चलानी चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ना ही सोशल मीडिया पे। उसे कहाँ पे चलाना चाहिए, उसे वर्ड ऑफ माउथ से फैलाना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ यानी कि एक तरह से पर्सनल सेलिंग यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, वो भी उनके लिए जो ब्रांडेड नहीं है, उन गुड्स के लिए। अब बात है भैया ब्रांडेड नहीं है तो उसमें पर्सनल सेलिंग कैसे काम आएगी, क्योंकि भाई जब लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है तो लोगों को जाके बताना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जनरली जो भी पर्सनल सेलिंग होती है, यानी कि जो भी लोग कोई प्रोडक्ट सेल करने आते हैं
वो भी खुद से। तो आपने देखा होगा उस प्रोडक्ट के बारे में जनरली लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, लोग नहीं जानते हैं ना तो उस कंपनी को ना ही उस प्रोडक्ट को। तो यही चीज़ होती है प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप पे भी प्रमोशन डिपेंड करता है कि प्रमोशन किस तरीके से किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट टाइप में ब्रांडेड प्रोडक्ट में किस तरीके से प्रमोशन करनी है और जो ब्रांडेड नहीं है उसमें कैसे प्रमोशन करनी है। दूसरा क्या होता है, उस प्रोडक्ट का यूज़ कैसा है, उस प्रोडक्ट के यूज़ पे भी डिपेंड करता है। अब यूज़ भी 4 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोड्यूसर यूज़ करता हो तो उसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ बोल लेंगे। एक कंज्यूमर यूज़ करता हो तो कंज्यूमर पर्पस के लिए यूज़, कंजप्शन के लिए यूज़ बोल सकते हैं उसे। एक हो सकता है लग्जरी प्रोडक्ट हो और एक क्या हो सकता है नेसेसरी प्रोडक्ट हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना उस गुड्स का क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है। अब अगर एक तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट यूज़। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब बात है कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो कोई टेक का प्रोडक्ट है ना, कि अब देखा होगा आपने कभी आप वॉशिंग मशीन देख के आना, मैं बीच में देखने गया था तो उसमें मैंने क्या देखा, भाई वाईफाई लगे हुए हैं वॉशिंग मशीन में। यहाँ लोगों के फोनों के वाईफाई काम नहीं करते, यहाँ किसमें वाईफाई लगे हुए हैं, वॉशिंग मशीन में। और उन्होंने क्या बोला कि आप ऑफिस से बैठे बैठे बटन दबाओगे अपने कपड़े घर बैठे बैठे धुल जाएंगे। वाह कमाल का फीचर है, ठीक है। घर वाले कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बाहर रहो कहीं इवेंट में जाओ कपड़े डाल के छोड़ दो वॉशिंग मशीन में, वो खुद ब खुद एक बटन दबाओ धुल जाएंगे। तो देखो कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं। तो वही चीज़ है कि जब भी टेक की नॉलेज हो, यानी कि जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे फोन ही देखो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमें कितने फीचर्स के बारे में फोन जब तक खराब भी होता है ना तब भी पता नहीं चलता कि अच्छा मेरे फोन में ये फीचर भी था। कोई सामने वाला क्या जाता है, अरे भाई तेरे को पता है फोन में ये चीज़ भी हो सकती है। तो टेक की नॉलेज है ना हमेशा क्या रहती है, इनकम्प्लीट ही रहती है लोगों के बीच में। ऐसे केसेस में ना प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा के उसका प्रमोशन करना होता है। यानी कि हमेशा एक पर्सन रखना पड़ता है जब भी वो चीज़ सेल करनी होती है, ताकि उसके फीचर्स को बताए कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, समझाए इसे कैसे यूज करना है। और ये सिर्फ एक केस में नहीं है, सिर्फ फोन से केस में नहीं है, ये जनरली टेक के केस में आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर कुछ डेंजरस चीजें भी होती हैं, उसका यूज भी समझाना होता है। क्योंकि अगर डेंजरस चीज है और अगर आपने खतरनाक तरीके से यूज कर लिया तो भाई घर में ब्लास्ट धमाके हो जाएंगे। इससे बढ़िया क्या है कि जो टेक वाली कंपनीज है ना वो समझाती हैं कि कोई भी डेंजरस चीज कैसे यूज की जाती है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आता है हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, परचेज क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब परचेज क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी इस पे भी प्रमोशन डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगल एक बार खरीद लिए फिर लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि परचेज की क्वांटिटी जो है ना इतना ज़्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं है उसे। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो लोग है ना फ्रीक्वेंटली बाई करते रहते हैं, यानी कि मंथली बाई कर ले। जैसे देखो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लोग बार बार बाई करते हैं। बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली बाई करते हैं। तो उन फ्रीक्वेंटली जो भी हम गुड्स बाई कर रहे हैं उसकी एडवर्टीजमेंट भी आपको बार बार नजर आएगी, क्योंकि जरूरत पड़ती है कंपनी को एडवर्टीजमेंट करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके गुड्स बार बार बिकेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, परचेज क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी इस पे भी डिपेंड करती है प्रमोशन किस लेवल पे करना है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग के लिए कितना फंड अवेलेबल है इस पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कोई बड़ी फर्म है जिसके पास अंधा पैसा है, अब जब पैसा इतना ज़्यादा होगा तो एडवर्टीजमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में। और आपको बता दूं कि इन चीज़ों पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन मान लो कोई फर्म जो अभी भी स्टार्ट ही हुई है तो उसको पर्सनल सेलिंग यूज़ करनी चाहिए कि वो डोर टू डोर जाए, वहाँ जाके अपना गुड्स को प्रमोट करे, सेल करे। तो ये होता है जब कंपनी कोई भी स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंस होता है एक बड़ी फर्म में और एक छोटी फर्म में। जब कोई लार्ज फर्म है तो क्या करती है, अपने प्रमोशन को हमेशा टेक के जरिए करती है। जैसे टेलीविजन पे करवा लिया, सोशल मीडिया पे करवा लिया, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में करवा लिया, ऐसी जगह प्रमोशन करवाते हैं। क्योंकि भले ही कॉस्टली क्यों ना हो, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जो भी फर्म्स घुसी होती हैं उनके पास जो है ना पैसे की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें अपना पैसा बचाना भी होता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी कम से कम रखना होता है। तो उनके लिए पर्सनल सेलिंग, ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जहाँ पे लार्ज फर्म्स हैं उनके लिए पर्सनल सेलिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कस्टमर बहुत ज़्यादा होने तक उनके लिए वो चीज़ महंगी होती है। इसलिए वो टीवी वगैरह पे ऐड वगैरह चलवा के काम करते हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे। वैसे टीवी का ऐड का जमाना तो गया, अब जनरली सोशल मीडिया पे ही एड्स चलती हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर मार्केटिंग। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, मार्केट टाइप। मार्केट टाइप पे भी चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं कि मार्केट टाइप जो है वो किस
तरह का है। अब मार्केट टाइप भी जो है ना वो अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना प्रमोशन जो है वो किया जाता है गुड्स का। तो मार्केट टाइप का मतलब ये है कि भाई अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मार्केट टाइप मौजूद होते हैं। मतलब बच्चों की लिए अलग मार्केट होता है। अब कुछ ऐसे ही प्रोड्यूसर होते हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए चीज़ें बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो मार्केट टाइप के अकॉर्डिंग प्रमोशन किया जाता है कि आप वो गुड्स किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हो, किस जेंडर के लिए बना रहे हो, किस लोकेलिटी के लिए बना रहे हो, तो उस पर भी मार्केट का प्रमोशन डिपेंड करता है। तो इसी को बोलते हैं मार्केट टाइप। इसके बाद 7th क्या आता है, मार्केट साइज। बता ही चुका मैं, अगर मार्केट साइज बड़ा होगा तो प्रमोशन करने के लिए अच्छे सोर्स क्या होते हैं, टेलीविजन, सोशल मीडिया, क्योंकि उनके पास कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है तो पर्सनल सेलिंग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मार्केट साइज छोटा है, ठीक है, तो वो ऐसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। और कई लोग जिनका मार्केट साइज बहुत छोटा होता है दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, पर्सनल सेलिंग भी यूज़ करते हैं, दूसरा वो एड्स भी चलवा सकते हैं सोशल मीडिया पे, टेलीविजन वगैरह पे, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से जो है ना अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। तो ये एक तरीका होता है मार्केट साइज के अकॉर्डिंग प्रमोशन करने का। इसके बाद 8th पॉइंट क्या आता है, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप लोगों को याद होगा जब हम पिछले टॉपिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नाम का मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि प्रोडक्ट को एक डिफरेंट लाइफ साइकिल से गुजरना होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर वो 4 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, वो 4 स्टेजेस वो कौन कौन से होते हैं, और उन चारों स्टेजेस में प्रमोशन का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा वो 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, पर आप लोग बताओगे 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो जरूर देखी उन्हें पता होगा कि 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो बस यहाँ पे यही है कि अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो प्रमोशन के ऊपर खर्चा है वो भी अलग तरीके से आता है और प्रमोशन भी अलग तरीके से ही किया जाता है। इसके बाद जो 9th पॉइंट है वो क्या है, कंपटीशन लेवल। अब कंपटीशन लेवल कैसा है, उसमें भी प्रमोशन डिपेंड करता है। अगर भाई बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है तो भाई एडवर्टीजमेंट की उस लेवल ही करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें उस प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद 10th पॉइंट क्या आता है, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। कि प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि एक प्रोड्यूसर प्रमोशन क्यों करवा रहा है, वो किस लेवल पे प्रमोशन करवा रहा है और किस लेवल की चीजें चाहता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे। तो वो सब क्या होते हैं, प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे कहीं ना कहीं प्रमोशन जो है ना वो टिका होता है, यानी कि ये वो फैक्टर्स हैं जो प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कोई टॉपिक समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।